Hello students, my name is Neha Sachdev and I am your English tutor at Step Up Academy. So first of all, I welcome you to Step Up Academy where you learn today and late tomorrow. So with these interesting words, let's start with a very fresh and very interesting topic of today, that is from book Hornbill, which is your main reader. From the book Hornbill, chapter number 4 for class 11 students. So chapter 4 की जो poem है उसका नाम है Voice of the Rain. तो यहाँ पे हमें टाइटल से ही कुछ समझ में आ रहा है, Voice of the Rain. तो पहली चीज ये मार्क कर रही है कि Voice of the Rain. तो रेन की क्या कोई आवाज होती है? हमने आई हर्ड अ वॉइस, तो वॉइस किसको रेफर करता है कि जब इंसानों से कोई आवाज आती है, इंसान कोई आवाज क्रिएट करते हैं उसको वॉइस बोला जाता है. क्या रेन की कोई वॉइस होती है? नो, नॉट एग्जैक्टली. तो ये क्या यहाँ पे वॉइस क्यों बोल रहे हैं, कौन से पोएटिक डिवाइसेस का यूज किया गया है इस पोम में, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इन द कमिंग स्लाइड्स. बट बिफोर प्रोसीडिंग एक छोटी सी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताती हूँ इस पोम के बारे में. तो मेजरली ये जो पोम है वॉइस ऑफ द रेन, इट इज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन रेन एंड पोएट. रेन और पोएट के बीच में कॉन्वर्सेशन हो रहा है जिसमें रेन पोएट को अपनी इटर्नल जर्नी के बारे में, अपनी पूरी जर्नी के बारे में, या फिर हम अपनी लैंग्वेज में समझे तो रेन अपनी लाइफ साइकिल के बारे में पोएट को समझाती है, जिसको पोएट ने बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस का यूज करके फ्रेम करा है एक राइमिंग स्कीम के हिसाब से. सो दिस इज ऑल अबाउट द वॉइस ऑफ द रेन. अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम रीडिंग द मेन आइडिया. मेन आइडिया क्या है इस पोम का, और फिर इसकी थीम क्या है, और लाइफ साइकिल क्या बताई गई है यहाँ पे पोम की, वाटर साइकिल क्या होती है, कैसे उसको रिलेट किया है, एंड देन वी वुड रीड विद द समरी, कंक्लूजन एंड देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर. सो कम स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इन डिटेल. तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मेन आइडिया क्या है इस पोम का. मेन आइडिया क्या होता है? सेंट्रल आइडिया अराउंड विच द एंटायर पैसेज रिवॉल्व्स और द एंटायर पोम रिवॉल्व्स. इन द पोम रेन एंड म्यूजिक आर कंपेयर्ड. तो किसको किससे कंपेयर किया गया? रेन को म्यूजिक से कंपेयर किया गया. बोथ ऑफ देम राइज फ्रॉम देयर सोर्स, help the world, they come back from their sources to make them beautiful and pure. अब यहाँ पे क्या बोला गया? जैसा म्यूजिक होता है वैसे ही रेन होती है. ये दोनों ओरिजिनेट होते हैं अपने सोर्स से, जहाँ से वो ओरिजिन होते हैं और वहीं पर आके जाके खत्म हो जाती. तो ये उनकी साइकिल है. अब कैसे बताया रेन कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो आपको पता होगा, हम व्हेन वी वर इन वेरी 6th और 7th प्राइमरी विंग, तो हमें पढ़ाया गया था रेन के बारे में, वाटर साइकिल के बारे में, कि बारिश कैसे होती है. तो अगर मैं बहुत क्लियर शब्दों में समझाऊं बारिश कैसे होती है, जो अर्थ पे वेरियस सोर्सेज होते हैं वाटर के, सबसे अच्छा सोर्स कौन सा होता है? जो वाटर बॉडीज होती है, लेक, सीज, ओशन, पॉन्ड्स, मैनमेड कोई भी सोर्स हो सकता है पानी का. वो सारे सोर्स, फिर पेड़ों में भी कुछ वाटर कंटेंट होता है, और मिट्टी में भी अंडरग्राउंड जो वाटर होता है उसमें भी वाटर कंटेंट होता है. तो इन सारे सोर्सेस से पानी जब हीट हो जाता है सनलाइट की वजह से, बहुत गर्मी हो जाती है, तो पानी वेपर्स के फॉर्म में ऊपर जाता है. तो पानी जब लाइट होके जब पानी ऊपर चला जाता है और ऊपर जब कूल हो जाता है, जब स्काई, जब क्लाउड का फॉर्म ले लेता है, तो वहाँ पे कंडेंस हो जाता है, वहाँ पे रुक जाता है पानी, उस लेवल से ऊपर नहीं जा पाता है ठंडक होने की वजह से. और फिर क्या होता है? वाटर वेपर्स के फॉर्म में जो बूंदें बन जाती हैं वो रेनफॉल के फॉर्म में नीचे आती हैं, जिसको हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं. तो ये जो वाटर की साइकिल है, शुरू कहाँ से हुई? यहाँ से, और ये ऊपर गई, ऊपर कंडेंस हुई, और फिर थोड़ा टाइम रुकी, और फिर रेनफॉल के फॉर्म में नीचे आने. तो नीचे कहाँ पर आती है? वो अर्थ पर आती है, पेड़ों को पानी देती है, रोड्स पर पानी आता है, और जिसकी वजह से रोड्स ब्यूटीफुल हो जाती है, ग्रीनरी पूरी क्लीन क्लियर, और लाइक ऐसा लगता है कि स्माइल कर रही है, वो झूम रही है. जब बारिश होती है पेड़ों पर तो ऐसा लगता है ना पेड़ डांस कर रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं, बिकॉज हवा से वो इधर उधर होते हैं, पानी गिरता है तो वो बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं, जो भी डर्ट या डस्ट लगी रहती है उन पे. तो ये जो साइकिल है, फिर पानी फाइनली कहाँ आता है? वाटर बॉडीज में चला जाता है, अंडर द सॉइल चला जाता है, या फिर ओशन, लेक, सीज, पोन्स वहाँ पे कलेक्ट हो जाता है. तो यहीं से ओरिजिनेट हुआ, फिर घूम फिर के वो यहीं पर आ जाती है. दिस इज ऑल अबाउट द वाटर साइकिल, जो यहाँ पर रेन के बारे में बताया गया. तो इन द पोम रेन एंड म्यूजिक आर कंपेयर्ड विद ईच अदर.
बोथ ऑफ देम राइज फ्रॉम देयर सोर्स, दोनों अपने सोर्स से ओरिजिनेट होते हैं, राइज होते हैं, हेल्प द वर्ल्ड, और वर्ल्ड को हेल्प करते हैं। कैसे? पानी कैसे हेल्प करता है? क्लीन करने के लिए, ग्रीन करने के लिए, प्यूरिफाई करने के लिए, ब्यूटिफाई करने के लिए। हमारी जो नेचर है, ये जो कुदरत है, इसको ब्यूटिफाई कौन करता है? बारिश। हमने देखा होगा रोड्स पे भी, अगर हम समर्स में या विंटर्स में बात करें तो रोड से बहुत डर्ट डस्ट हो जाती है। तो जैसे ही बारिश का सीजन आता है तो रोड्स बिल्कुल ब्लैक क्लियर हो जाती है, पेड़ कितने चमकने लग जाते हैं, उनकी लीव्स शाइन करती है। तो ये सब क्या होता है? जो रेनफॉल होती है वो अर्थ को क्या करती है? ग्रीन बनाने में हेल्प करती है, क्लीन करने में हेल्प करती है, प्यूरिफाई करने में हेल्प करती है, और ब्यूटिफाई तो करती ही करती है। तो ये क्या करते हैं? दे हेल्प द वर्ल्ड, दे कम बैक फ्रॉम देयर सोर्सेज टू मेक देम ब्यूटिफुल एंड प्योर, और फिर अपने सोर्सेज पे आ जाते हैं अपने काम पूरे कंप्लीट करके। सिमिलरली यहाँ पर किसका एग्जाम्पल दिया है हमें? म्यूजिक का। अब म्यूजिक की बात करूँ या मैं सॉन्ग की बात करूँ तो वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं? वो वहाँ से, एक जो म्यूजिशियन होता है या फिर जो सिंगर होता है, जो लिरिकिस्ट होता है, जो गाने बनाता है, वहाँ से ओरिजिनेट होते हैं गाने। वहाँ से जाते हैं वर्ल्ड के पास, जाते हैं लोगों के पास, लोग कुछ खुश होते हैं, गानों को सुन के बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है, लोग एंजॉय करते हैं गानों को, और कुछ लोग नहीं भी एंजॉय करते। तो जो गाने जो बनाता है, जो गाने गाता है, उनको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग उससे खुश हुए या नहीं हो, बट उसका पर्पस यही होता है कि लोगों को प्लीज करना, हैप्पी करना, उनको एंजॉय करना। और वो जब लोगों को अपना पर्पस फुलफिल कर लेती है, लोग जब गाने सुन के खुश हो जाते हैं, तो वापस वो क्रेडिट किसके पास आ जाता है? वो ऑथर के, वो सिंगर के पास आ जाता है, लिरिकिस्ट के पास आ जाता है, या फिर वो राइटर के पास आ जाता है। तो ऐसे करके जहाँ से ओरिजिनेट होता है वहीं पे वो चीज़ आके ख़त्म हो जाती है, बट डूइंग द पर्पस, अपना पर्पस को फुलफिल करते हुए वो जर्नी खत्म हो जाती है, वो साइकिल खत्म हो जाती है, और फिर से ये रिपीट होने लग जाती है साइकिल, बिकॉज दिस इज अ साइक्लिक थिंग, इट गोज ऑन एंड ऑन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मेन आइडिया ऑफ द पोम, दैट इज द वॉइस ऑफ द रेन। तो चलो स्टूडेंट्स, अब हम भी सुनते हैं कि व्हाट इज द वॉइस, क्या आवाज क्या है यहाँ पर रेन की। नाउ वी कम विद द थीम ऑफ द पोम। थीम क्या है? जिस फ्लो में, जिस स्ट्रैटेजी से पूरी पोम हमारी मूव कर रही है। सो द मेन थीम reflected in this poem is the importance of cyclic nature of rain as well as the poetry of the poet। अब यहाँ पे क्या बोला गया है? इसकी पोम की मेन थीम क्या है? तो साइक्लिक मैनर यहाँ पर थीम है। पूरी पोम में हम देखेंगे कि एक साइक्लिक चीज़ को एक्सप्लेन किया गया। अब वो जो इम्पोर्टेंस बताई गई है वो साइक्लिक नेचर ऑफ रेन, और इसको किससे कंपेयर किया गया है? किससे? पोएट्री ऑफ द पोएट। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये हम पूरी पोम में देखेंगे। हमें देखने को क्या मिलेगा कि जो साइक्लिक नेचर है, और वो साइक्लिक नेचर की इम्पोर्टेंस क्या है किसकी, चाहे वो रेन हो, और फिर रेन को फाइनली उन्होंने किससे कंपेयर कर दिया है? पोएट्री से कंपेयर कर दिया, जो कि पोएट की होती है, बिकॉज वो भी साइक्लिक वे में मूव करती है, और साइकिल खत्म नहीं होती वहां पर। जब वो अपने सोर्स के पास आ जाती है वो फिर से न्यू चीज शुरू होती है, और फिर पोएट के पास आती है। इट गोज ऑन एंड ऑन जस्ट एज द रेन साइकिल। नाउ अब यहाँ पर हम छोटी सी चीज़ समझते हैं जो कि बहुत प्रैक्टिकल है। अब ये क्यों बता रही हूँ, यहाँ पर क्या बताया गया है? तो यहाँ पर हमें वाटर साइकिल के बारे में बताया गया, जिसको मैंने आपको बिगिनिंग में बताया। हम उसको अच्छे से जस्टिफाई करते हैं। ये क्यों बताना ज़रूरी है? बिकॉज इसी चीज़ को पोएट ने अपने वर्ड्स में पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ करके बहुत ही ब्यूटिफुल तरीके से प्रेजेंट किए हमारे सामने में। तो हम इसको ले मैन में समझते हैं कि क्या साइकिल चलती कहाँ से, साइकिल स्टार्ट कहाँ से होती है, सोर्स क्या है, ओरिजिनेट क्या है, और वो कहाँ पे एंड होती है। सो फर्स्ट द वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम सीज एंड अदर वाटर बॉडीज टू एटमॉस्फेयर। अब वाटर जो है सबसे पहले कैसा, मैं अगर स्टेप बाय स्टेप बताऊं तो सबसे पहले हम यहाँ पर अगर देखें जो वाटर साइकिल है विच गोज इन द साइक्लिक वे, तो वाटर कहाँ से इवापोरेट हुआ? फ्रॉम सी। ये देख सकते हैं, ये सी ओशन है, ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है, लाइट कलर का, ये क्या हो गया? सी और अदर वाटर बॉडीज। जब यहाँ से पानी उबर जाता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन।
जब ये वाले सोर्स से पानी ऊपर गया, इवेपोरेशन, अब सिर्फ यहाँ से तो नहीं जाता, और कहाँ से जाता है? हम यहाँ पर देख रहे हैं ट्रीज हैं, ट्रीज में भी कुछ पानी वाटर कंटेंट होता है, प्लांट्स में, लीव्स में, ब्रांचेस में, तो यहाँ से भी पानी ऊपर जाता है जब सनलाइट आती है। तो जब यहाँ से पानी ऊपर जाएगा तो इसको क्या बोला जाएगा? इसको evaporation, transpiration. So this is what known as transpiration. जब plants leaves से या greenery से water ऊपर जाता है तो उसको transpiration बोला जाता है। और अगर हम देख रहे हैं जो soil है, जो मिट्टी है यहाँ पर भी ये water content है, यहाँ पर मिट्टी में भी, soil में भी, underground level में भी कुछ water होता है, तो वो वहाँ से जब water ऊपर जाता है तो उसको क्या percolation बोला जाता है। तो जब यहाँ से हमारा water ऊपर जा रहा है तो हम इसको क्या बोलेंगे? percolation। तो ये 3 सोर्सेज हैं जिससे वाटर हमारा ऊपर जाता है। बट ऊपर कब जाता है, कैसे जाता है? जब इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जब धूप की किरणें बहुत तेज इन सोर्सेज पर पड़ती है, पानी हीट हो जाता है। घर पे भी आप ऐसे करके देख सकते हो, हम आर्टिफिशियली ऐसे करते हैं, वाटर को बॉईल करते हैं एक पैन में या किसी बोल में। जब वाटर को बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो थोड़ी देर बाद देखेंगे वाटर लेवल बहुत कम हो गया है, कहीं पर बहुत कम लेते हैं तो वो ख़त्म ही हो जाता है, सूख जाता है। कैसे? बिकॉज हम उसको आर्टिफिशियली हीट देते हैं, गैस हीट मिलती है, तो वाटर ऊपर जाने लग जाता है इन द फॉर्म ऑफ भाप, जिसे हम बोलते हैं, फ्यूम्स के, उससे वेपरस फॉर्म में वाटर ऊपर जाता है। और लेकिन अगर आप वहाँ पे थोड़े से ऊपर कोई लिड लगा दोगे तो आप देखोगे कि वाटर ऊपर इकट्ठा हो गया है, वो वेपरस फॉर्म हो जाता है। तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली यही प्रोसेस होता है। इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन और पर्कुलेशन के थ्रू वाटर क्या लाइट हो जाता है, वेपरस फॉर्म में हो जाता है और ऊपर चला जाता है। ऊपर कहाँ जाता है? ऊपर क्लाउड्स में जाता है। और क्या होता है? जब ये कंडेंस हो जाता है, क्लाउड्स बन के इकट्ठे हो जाता है, वाटर क्लाउड्स में इकट्ठा हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, तो वहां पर होल्ड रहने के बाद थोड़ी देर बाद वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में नीचे आता है। तो यहाँ पे कंडेंसेशन हुआ, ये फर्स्ट स्टेज थी यहाँ पर। फिर जब वाटर यहाँ पर आया, ये हमारी सेकेंड स्टेज होगी जिसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं, जहाँ पे वाटर इकट्ठा होता है, रुकता है, कंडेंसेशन। और इसके बाद जो हमारी थर्ड स्टेज होती है, जब वाटर नीचे आता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन। तो अब यहाँ से वाटर नीचे आ रहा है, और ये नीचे कहाँ आ रहा है? पानी, बारिश तो सब जगह गिरती है, बारिश पेड़ों पर भी गिरेगी, बारिश वाटर सोर्सेज में भी गिरेगी और मिट्टी में भी पानी जाएगा। तो वहां पे आया, फिर वहां से वही प्रोसेस स्टार्ट हुआ। सो दिस इज दिस साइकिल और दिस साइक्लिक मैनर ऑफ रेन और वाटर जो पोएम में समझाया हुआ है। सो नाउ फर्स्ट द वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम सीज एंड अदर वाटर बॉडीज टू एटमॉस्फेयर, देयर इट फॉर्म्स clouds which then come back to earth in the form of rain. The whole cycle of the water is vital for earth. ये पूरी जो साइकिल है ये बहुत जरूरी है अर्थ के लिए। क्यों जरूरी है? अगर पानी नहीं मिलेगा तो क्या हम सरवाइव कर सकते हैं? हमारी जो 70% ऑफ बॉडी है इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ वाटर, और हमें पता है कि अर्थ को भी जो सराउंड करता है, अर्थ 70% वाटर से सराउंडेड है। तो वाटर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। और इसके अलावा जो बेसिक पर्पस होते हैं, ड्रिंकिंग, क्लीनिंग और प्यूरिफाइंग, ब्यूटिफाइंग, ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है? ये वाटर ही तो कर रहा है। सो इट इज़ वेरी वाइटल फॉर अर्थ। देन it is this cycle which makes the earth green and clean. तो ये यही पानी है जो हमारी अर्थ को ग्रीन बनाता है, हमारी अर्थ को क्लीन बनाता है। क्लीन कैसे करता है? साफ कर, जैसी पानी की बूंदें आती है और पानी चीज़ों को वॉश आउट कर देती है, क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है। और ग्रीन कैसे करती है? पेड़ों को जितना पानी मिलेगा पेड़ उतने हरे भरे होंगे। तो ग्रीन भी करती है और क्लीन भी करती है। इट मेक्स द लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ, और वाटर ही है मेजरली जिसकी वजह से लाइफ एग्जिस्ट करती है अर्थ पर। चाहे वो कोई भी लाइफ की हम बात करें, बिकॉज सबको वाटर इज वेरी असेंशियल। दिस इज ऑल अबाउट द थीम। और थीम में उन्होंने क्या चीज बताई कि वाटर साइकिल के बारे में मेजर बताया, जो पोम में हम पढ़ेंगे। नाउ
Now let's start to read with the summary of the poem. अब summary क्यों? Because exams are overhead, हमारे पास बहुत limited time है, तो कम से कम time में complete chapter या poem को पढ़ने के लिए we have summarized for you. According to the poet, like rain, his poetry is also vital for humans. अब क्या बोल रहे? जैसे लोगों को rain की ज़रूरत होती है, poet बोलते हैं मेरी poetry की भी लोगों को उतनी ही ज़रूरत होती है. बिकॉज पोएट्री क्यों, गाने क्यों, पोएम्स क्यों ये इतनी ज़रूरत होती है जैसे कि हमें बारिश की ज़रूरत होती है ना. इट ऑल्सो हैज़ अ साइक्लिक नेचर. अब वो बोल रहे हैं कि जैसे रेन की एक साइक्लिक नेचर होती है वैसे ही मेरी पोएम्स की भी, मेरी मैं जो पोएट्री करता हूँ उनकी भी साइक्लिक नेचर होती है. कैसे? फास्ट इट गोज फ्रॉम द पोएट टू डिफरेंट पीपल. जो पोएट ने जिसको उसको लिखा है, जिसने फ्रेम किया, जिसने बनाए, वहाँ से वो अलग वो बोलते हैं पोएट्स को, पोएट्स पोम बनाते हैं, पोएट्री करते हैं और अलग अलग लोगों के पास जाती है. देन इट चेंजेस देम either by teaching them or making them smile or encouraging them or helping them to solve some problem or struggle against समथिंग. तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं, एक पोएट यहाँ पर ये बता रहे हैं कि पोम क्या कि एक पोएट्री क्या करती है, पोम्स क्या करती है. इट चेंजेस देम आइदर बाय टीचिंग देम. वो लोगों, अलग अलग लोगों के पास जाती है. इट गोज टू डिफरेंट पीपल. तो कुछ लोगों को वो टीच करती है, कुछ कुछ पढ़ाती है कि ऐसा होता है, ये चीज़ें होती हैं, ऐसा होना चाहिए. और क्या करती है, कई बार उनको हंसाती है, उनको एंकरेज करती है कि हमें भी लाइफ में ऐसे ही करना चाहिए, और उनको हेल्प करती है, कुछ कुछ लाइफ लेसन्स देती है उनको लाइफ में कैसे करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और उनकी कई बार बहुत मेजर प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करती है. क्या? पोएट्री. यस. और स्ट्रगल अगेंस्ट समथिंग. अगर वो किसी चीज़ के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं तो कई बार पोएम्स या पोएट्री इतनी एंकरेजिंग होती है कि दे रियली सर्व एज द इंस्पायरिंग टूल और द मोटिवेटिंग टूल्स. फाइनली, और ये जब सब लोगों को सूद कर देती है, लाइक यू नो, पोएट इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं पोएट्रीज कि ऐसा बोला जाता है कि पोम्स कैन इवन सूद द सवेज ब्रीस्ट. हमें शांत करने के लिए, हमें खुश करने के लिए, हमारे मूड को रिफ्रेश करने के लिए पोएम्स से पोएट्रीज बनाई जाती है. और ये जब ये सारे पर्पस फुलफिल कर लेती है, जब अलग अलग लोगों के पास चली गई, फाइनली वो कहाँ आ जाएगी? इट वुड कम बैक टू इट्स ओनर या पोएट के पास वापस आ जाती है. सो फाइनली इट कम्स बैक टू द पोएट along with happiness. कई बार क्रिटिसिज्म या सजेशन के साथ आती है. तो कई बार वो हैप्पीनेस के इसके साथ आती है, कई बार जो क्रिटिक्स होते हैं वो उसको क्रिटिक्स करते हैं तो क्रिटिक्स के साथ भी वो आ जाती है. और कई बार कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो ये नहीं है, तो वो सजेशन के पास ही. बट फ्रॉम अल्टीमेटली फ्रॉम ऑल द सोर्स वो कहाँ से आ जाती है? पोएट के पास आ जाती है. जस्ट लाइक रेन, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, वो रेन के बारे में समझा था. किसी भी 3 सोर्स से वाटर ऊपर जाए, चाहे वो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस हो, इवेपोरेशन का हो, या फिर वो पर्कुलेशन का प्रोसेस हो, वो तीनों फेसेस से पानी ऊपर जाता है, कंडेंस होता है और रेनफॉल के फॉर्म में नीचे आता है. वो इक्वली सभी जगह पर जाता है और वो एक सोर्स में वापस आ जाता है. सो दिस इज जस्ट कंपेयर्ड विद द रेन. की रेन की जो साइकिल है वो एक पोएट्री की भी साइकिल होती है, एक पोम की भी साइकिल होती है जो पोएट स्टार्ट करते हैं या जो ओरिजिनेटर होते हैं. नाउ लेट्स मूव विद द समरी. In the poem, the poet asked the soft falling shower. तो किससे पूछ रहे? सॉफ्ट फॉलिंग शार. सॉफ्ट मतलब इमेजिन करिए कैसा लग रहा है. क्या वो सॉफ्ट फॉलिंग शार क्यों बोला गया? जो बहुत ही हल्की हल्की बारिश होती. शार मतलब जो घर में जो हमारे शार्स लगे होते हैं ना, जिससे हम बेथ करते हैं, तो वो वाले शार को तो कितना सॉफ्ट सा होता है, गिरते पानी की बूंदे गिर रही, बिना बहुत तेज़ वाली नहीं जिसकी आवाज़ होती, बहुत सॉफ्ट. तो जस्ट लाइक फील कि कैसा माहौल हो रहा है सॉफ्ट फॉलिंग शार का. सो इन द पोम द पोएट आस्क्ड द सॉफ्ट फॉलिंग शार, हु आर यू. और एग्जैक्टली जहाँ से लिए गए हैं ये आर्किक वर्ड्स में, और उन्होंने वहां पर बोला है हु आर दौ, THOU, जो आर्किक वर्ड है जिसका मतलब होता है हु आर यू. तो कौन किससे पूछ रहा है? पोएम में द पोएट आस्क, पोएट पूछता है, बिकॉज एज आई सेड इट इज अ कॉन्वर्सेशन. अब पोएट रेन से कुछ पूछेगा, फिर रेन पोएट से कुछ आंसर करेगी, और दिस इज व्हाट द कॉन्वर्सेशन. सो द पोएट आस्क द सॉफ्ट फॉलिंग शार, हु आर यू, तुम कौन हो? रेन से बोलते हैं, वो उस सॉफ्ट फॉलिंग शार से बोलते हैं कि हु आर यू, हु आर दौ.
टू विच शी रिप्लाइज, और ये शी कौन है यहाँ पे, ये रेन है जो रिप्लाई करेगी, और रेन एग्जैक्टली ना सॉफ्ट फॉलिंग शावर है, और शी रिप्लाइज दैट शी इज द पोम ऑफ अर्थ, और रेन क्या रिप्लाई करती है, रेन इज द पोम ऑफ अर्थ, और रेन क्या बताती है, मैं कौन हूँ, वो पोएट को बताती है कि आई एम द पोम ऑफ अर्थ, मैं इस अर्थ की कविता हूँ। It is a strange thing for the rain to reply to the poet. अब कितना अजीब है ना, क्या बारिश, आप पूछना बारिश है, बारिश आपको रिप्लाई करेगी क्या, पेड़ रिप्लाई कर सकते, नहीं कर सकते। तो ये कौन कौन से, ये जो सारी चीज़ें इनको ध्यान में रखिए, बिकॉज ये पोएटिक डिवाइसेस हैं जो पोएट ने यूज़ करे हैं अपनी पोम को एम्फसाइज करने के लिए, कुछ चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए, उनकी इम्पोर्टेंस बताने के लिए, कुछ एग्जैजरेशन भी है कहीं कहीं पे। सो इट्स अ स्ट्रेंज थिंग फॉर द rain to reply to the poet. The rain told the poet that she is impalpable as she rises in the form of water vapor in the sky from the land and the bottomless sea. It changes its shape, yet it remains the same. The vapor changes into clouds due to condensation. अब क्या बोल रही है रेन, यहाँ पर बोलती है पोएट को कि मैं तो impalpable हूँ। impalpable क्या है, something that cannot be touched, ऐसी कोई चीज़ जिसका फिजिकल फॉर्म नहीं होता, जिसको देखा या छुआ नहीं जा सकता, उसको फील किया जाता है। तो यहाँ पे रेन बोलती कि आई एम द impalpable as she rises in the form of water vapor in the sky. हमें क्या दिखता है, क्या हम देख सकते हैं कि पानी ऊपर जा रहा है, देखो देखो पानी ऊपर उड़ के जा रहा है, दिखता है कि नहीं, हमें दिख नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ों को ना दिख रही है ना हम उसको जाके छू सकते हैं, तो impalpable बोला गया है यहाँ पे। As she rises in the form of water vapor in the sky from the land and the bottomless sea. अब ध्यान देना, bottomless sea, bottomless क्या बोला है कि जिसका कोई बॉटम ही नहीं है, मतलब उसका एंड ही नहीं है, वो इतनी गहरी है। क्या ऐसा हो सकता है क्या, बॉटम तो होगा ही ना होगा, भले हाँ आई डू अग्री कि बहुत डेप्थ होगी उसमें, बहुत डीप होगा, और बॉटम तो होगा। तो एक ऐसी बात बोलिए बॉटमलेस सी, तो अगेन ये कोई पोएटिक डिवाइस होगा, हम आगे समझेंगे उसको। सो इट चेंजेस इट्स शेप, अब अपनी शेप चेंज कर लेती है। क्यों, क्योंकि हमने बोला था वाटर जब लाइट होता है, जब वो बहुत ही वेपर फॉर्म में होता है तो वो ऊपर जाता है, गैशियस फॉर्म में ऊपर जाता है, फिर वहाँ पे कंडेंस होता है तो वेपर के फॉर्म में नीचे आ जाता है। तो ये क्या बोल रहे हैं, अपना वाटर अपना फॉर्म चेंज करता रहता है। सो वाटर के 3 फॉर्म्स पढ़े हैं ना बचपन में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वो तीनों फॉर्म यहाँ पर होते हैं। अब सॉलिड फॉर्म कब होता है, कई बार बारिश के फॉर्म में, या कई बार ओले जो गिरते हैं, हेल स्टोन्स जिसे हम बोलते हैं, तो ओले के फॉर्म में तो बहुत ही हार्ड फॉर्म हो गया, तो बर्फ बोल सकते हो। तो सॉलिड और लिक्विड, जब पानी बारिश गिरती है, और गैशियस फॉर्म में जब पानी ऊपर भाप बन के जब ऊपर जाता है तो दिखता नहीं, हम उसको छू नहीं सकते, तो वो हमारा कौन सा फॉर्म होता है, गैशियस फॉर्म में। और जब ऊपर जाके कंडेंस हो जाता है और फिर नीचे ड्रॉपलेट्स में गिरता है तो हम उसको वेपरस फॉर्म में बोलते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट जहाँ पे जो बताया गया है। Then it changes its shape, yet it remains the same. Shape change हुई, लेकिन water तो water ही, origin क्या है, उसका base form क्या है, that is the water. The vapor changes its into clouds due to condensation. अब vapor कैसे change हो जाते हैं clouds में, due to condensation के process से वो condense हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं और वो still हो जाते sorry. Now it falls back on the surface of the earth to provide water to the drought-prone areas and to live. अब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, बारिश कहाँ पे होती है, it falls back on the surface of the earth, और फिर वापस वो अर्थ के सरफेस पे बारिश, जहाँ से वो गया था पानी वहीं पर आके फिर से गिरता है, फिर शार होती है। अब वो क्या बता रहे हैं, कहाँ पे होती है, it falls back on the surface of the earth, अर्थ पर बारिश होती है, to provide water to the drought-prone areas. drought मतलब सूखाग्रस्त एरिया, जहाँ पे बारिश नहीं होती, जहाँ पे पानी नहीं होता है, वहाँ पर बारिश होती है। एंड टू लिव, तो लिव क्या है, टू वॉश करने के लिए या बेथ करने के लिए क्या करती है, टू लिव, ब्यूटिफाई एंड प्योरीफाई द एटॉम्स ऑन अर्थ। क्या करती है वो, लिव करती है, वॉश करती है, वो बेथ करती है। ऐसे जब हम लोग नहा धो के आते हैं कितने साफ सुथरे फ्रेश फीलिंग आती है, तो रेन भी वही काम करती है। जो नेचुरल ब्यूटीज हैं, जो कुदरत की चीज़ें, वो कहाँ जाके नहाएंगी, तो रेन फॉल उनको क्या करती है, लिव करती है, उनको बेथ करती है, उनको वॉश करती है, क्लीन करती है, क्लियर करती है। क्यों, टू ब्यूटिफाई एंड टू प्योरीफाई, उनको क्लीन करने के लिए, डस्ट प्रूफ करने के लिए, उनको डर्ट उनकी हटाने के लिए, और उनको ब्यूटिफाई करने के लिए, उनको खूबसूरत बनाने के लिए। द एटॉम्स ऑन द अर्थ
और एटॉमिक्स क्या है यहाँ पे, टाइनी पार्टिकल, जो छोटी छोटी धूल मिट्टी के जो छोटे छोटे से कण होते हैं उनको एटॉमिक्स बोला गया है। टू ब्यूटिफाई एंड प्यूरिफाई द एटॉमिक्स ऑन द अर्थ, ताकि वो धूल मिट्टी वहां से हट जाए। इट प्रोवाइड्स लाइफ to the latent seeds inside the earth and helps them grow। और तो और ये क्या करती है रेन, जो सॉइल की जो मिट्टी में कभी हम कुछ खा लेते हैं या हम कुछ ट्रैश को कहीं पर डंप कर देते हैं तो उसमें कुछ सीड्स भी होती हैं, तो वो जो सीड्स होती है मिट्टी के अंदर जो दब जाती है, या फार्मर्स जब सो करते हैं कुछ सीड्स को, तो वो जो सीड्स जो मिट्टी के अंदर दबी हुई होती है, जब रेन उन पे आती है, जब रेन वाटर उन पे गिरता है, तो उनको रेन हेल्प करती है कि वो भी एक प्लांट के फॉर्म में इमर्ज होना शुरू हो जाए, ग्रो होना शुरू हो जाए। तो इतना इंपॉर्टेंट काम करती है रेन। क्या करती है? इट प्रोवाइड्स लाइफ टू द लेटेंट सीड्स, जो उसके अंदर छुपी हुई हैं, जो अर्थ सरफेस पे अभी नहीं आई है, इनसाइड द अर्थ, एंड हेल्प्स देम ग्रो, और उनको भी बाहर आने के लिए, ग्रो करने के लिए हेल्प करती है। नाउ अब the rain doesn't care if anyone bothers about her deeds or not। रेन को कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे एक पोएट को फर्क नहीं पड़ता कि उसकी पोम्स को, उसकी पोएट्री को कोई एक्सेप्ट करे, कोई एंजॉय करे, कोई चेरिश करे, कोई अप्रिशिएट करे, कोई प्रेस करे, या फिर कोई कितना भी क्रिटिक क्यों ना करे, पोएट को फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज उसने पॉजिटिव इंटेंशन के साथ चीज़ों को बनाई थी, तो उसको फर्क नहीं पड़ता। सिमिलरली रेन डजंट केयर इफ एनीवन बॉदर्स अबाउट हर डीड्स और नॉट। रेन को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोगों को उससे बुरा लग रहा है, या कुछ लोग बोलते हैं ना कि यार क्या यार फिर से बारिश होगी, फिर मिट्टी मिट्टी कीचड़ हो जाएगा घर में, या फिर कपड़े नहीं सूख पाएंगे, गंदा सा मौसम। और कहीं लोग वाह रेन आ गई, मजा आएगा, घूमेंगे, बारिश में गीले होंगे, बहुत अच्छा लगता है, पेड़ भी खुश हो जाता है, मुझे बहुत अच्छा पानी मिलेगा। तो कुछ खुश होते और कुछ नहीं होते। तो रेन को इससे फर्क नहीं पड़ता। रेन डजंट बॉदर्स at all। She completes her work and come back home। वो अपना काम करती है, धरती पर आती है और चीज़ों को प्योरीफाई करती है, क्लैरिफाई करती है, ग्रीन करती है, और वापस अपने घर चली जाती है जहाँ से वो ओरिजिनेट हुई थी, जहाँ से वो स्टार्ट हुई थी। वहाँ ऊपर जाती है, अपना काम करने आती है धरती पर, और फिर वापस अपने सोर्सेस में चली जाती है जहाँ से वो स्टार्ट हुई थी, ओरिजिनेट हुई थी। देन the poet also compares the rain with the song, as they both share a common journey। The song originates from the heart of the singer। एक सिंगर, एक गायक अपने सॉन्ग को ओरिजिनेट करता है, एक गाना बनाता है, वो गाता है इस होप से कि मैं लोगों को प्लीज करूंगा, मैं लोगों को डिस्ट्रेस करूंगा, रिलैक्स करूंगा, आई विल मेक पीपल टू एंजॉय। अब ये पर्पस से जब सिंगर एक सॉन्ग बनाता है, अपना पर्पस करता है, अलग अलग ऑडियंस के सामने वो गाने गाता है, देन ट्रेवल अक्रॉस टू फुलफिल द एम एंड कम बैक विद ड्यू लव फॉर द सिंगर। और वो किस फॉर्म में आ जाते हैं? कुछ लोगों को अप्रिशिएट करते हैं और कुछ क्रिटिक करते हैं। तो अप्रिसिएशन के फॉर्म किसको अप्रिशिएट करते हैं? उस सिंगर को अप्रिशिएट करते हैं जिसने उस सॉन्ग को क्रिएट करा या सॉन्ग को पास ऑन करा टू दी पीपल। तो दिस इज हाउ द कंपैरिजन इज डन ऑफ रेन विद द पोएम, या हम बोल सकते हैं सॉन्ग ऑफ अ सिंगर या पोएट्री ऑफ अ पोएट। नाउ अब जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज द पोएटिक डिवाइसेस यूज। तो हमने जब स्टार्ट ही करा था तो हम थोड़ा सा स्केप्टिकल थे, लाइक वॉइस ऑफ द रेन। तो रेन की भी क्या आवाज़ होती है? आवाज़ किसकी होती है? ह्यूमंस की। मेरी आवाज़ आपको, अब ऐसे ही पूछे ना, कैन यू हियर मी, इज माई वॉइस क्लियर टू यू? तो क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हो? मेरी आवाज़ आपको क्लियर है? तो आवाज़ किसकी होती है? ह्यूमंस। अब वो ह्यूमन रेफरेंस जब हम रेन को दे देंगे तो वो क्या होगा? पर्सोनिफिकेशन। तो टाइटल इटसेल्फ इज अ पर्सोनिफाइड टाइटल। पढ़ते हैं पहला डिवाइस, पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? तो समझ तो आई गया, जब किसी चीज़ को, इन ह्यूमन चीज़ को हम ह्यूमन रेफरेंस देके कंपेयर करते हैं, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। द एट्रीब्यूशन ऑफ अ पर्सनल नेचर और ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक टू समथिंग नॉन ह्यूमन। अब यहाँ पे नॉन ह्यूमन किसको बोला गया? तो यहाँ पे जो नॉन ह्यूमन है वो क्या है? यहाँ पे रेन
रेन है। अब उसको क्या दिया हमने, एट्रीब्यूशन दिया ऑफ अ पर्सनल नेचर या ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक। किसको दिया, टू समथिंग विच इज इनह्यूमन, जो हम करते हैं वो उन्होंने रेन को बोला करती है। और द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी इन ह्यूमन फॉर्म, देन रेन इज पर्सोनिफाइड इन द होल पोम। इस पूरे पोम में रेन को पर्सोनिफाई किया गया है बाय गिविंग इट a human touch. Then the rain talks to the poet like a human. अब रेन कैसे बात करती है पोएट से, इट टॉक्स लाइक अ ह्यूमन। जैसे कि हम आपस में दो लोग बात कर रहे हैं, आप मुझसे बात करते हो, मैं आपसे बात करती हूँ। जब हम लाइव सेशंस में आएंगे, अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कुछ बात कर सकते हो अगर आपको करनी है, बट रेन ऐसे कमेंट सेक्शन में बात नहीं करती, पोएट और रेन डायरेक्टली कम्युनिकेट करे। सो दिस इज ऑल इमेजिनेशन में हो रहा है। क्या लिटरली रेन ने कभी बात करी होगी? वो पोएट ऐसा फील कर रहा है कि रेन मुझे ऐसा बोल रही है। सो दिस इज व्हाट rain is personified in the whole poem. The rain talks to the poet like a human. Here are some dialogues by the rain. I am the poem of earth. और rain क्या बोलती है, मैं इस earth की कविता हूँ। तो क्या ऐसा rain बोल सकते हैं, बट poet ऐसा फील करता है। क्यों ऐसा बोलता है like poem? Because जो rain का काम है, एक साइकिल, वाटर साइकिल जो बनाती है, वही काम एक poet का भी होता है जो poem करती है। सो दिस इज व्हाट यहाँ पे एग्जाम्पल दिया। रेन बोलती है कि आई एम द पोम ऑफ द अर्थ, आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स। और वो क्या, क्यों बह के आती है, क्यों ऊपर से आती है रेन? टू डिसेंड, लाइक आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स। और जितने भी सूखे, जो जहाँ पे भी सूखा आया हुआ, जहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं है, वाटरलेस एरियाज में वो पानी पहुँचाती है, सूखी जगहों पर पानी पहुँचाती है ताकि फिर से वो ग्रीन हो जाए। टू लेव द ड्रॉट्स, एटॉमिक जहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स है वो क्लियर हो जाए, वो प्योरीफाई हो जाए, चीज़ वो ब्यूटिफाई हो जाए। डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। और एग्जैक्टली क्या करती है, जो पूरे यूनिवर्स में जो डस्ट लेयर्स हैं उन सबको क्लैरिफाई करती है, प्योर बनाती है। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। और क्या बोल रही है रेन, मैं क्या मेजर पर्पस करती हूँ, सो आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। और मैं फिर से लाइफ देती हूँ अपने ओन ओरिजिन को, बिकॉज यहाँ पे आके ये एंड हुई जहाँ पे वो ओरिजिनेट हुई थी और वहीं से वो शुरू होती है। सो आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। और सारी चीज़ों को आसपास की प्योर करती हूँ, ब्यूटिफाई करती हूँ, क्लैरिफाई करती हूँ। सो दिस इज हाउ द पर्सोनिफिकेशन यूज्ड इन डिफरेंट स्टेटमेंट्स और सेंटेंसेस ऑफ द पोम। नाउ कमिंग टू द मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को इनडायरेक्टली कंपेयर करते हैं, जहाँ पे लिटरली हम उन चीज़ को कंपेयर नहीं कर सकते, उसको मेटाफर बोलते हैं। तो पढ़ते हैं कैसे। अ वर्ड या फ्रेज इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट और एन एक्शन। एक वर्ड या फ्रेज को अप्लाई किया जाता है एक ऑब्जेक्ट या एक्शन टू विच इट इज नॉट लिटरली एप्लीकेबल, जिसको हम इनडायरेक्ट कंपैरिजन बोल सकते हैं। पोएट यूज अ लॉट ऑफ मेटाफर्स इन द पोम। एग्जाम्पल, आई एम द पोम ऑफ द अर्थ। मैं कौन हूँ, मैं पोम ऑफ द अर्थ हूँ। क्या रेन को खुद बोल रही थी कि मैं पोम हूँ? वो कैसे बोल सकती, उसकी तो कोई आवाज़ ही नहीं होती। पहली बात तो उसकी वॉइस ही नहीं होती, और अगर वॉइस हो भी गई जो गलती से जो सुन रहा था तो उसने बोल दिया पोम, और ये सुन लिया उसने कि आई एम द पोम ऑफ द रेन। तो ये क्या है, हमें एक इनडायरेक्ट हम कंपेयर कर रहे हैं रेन को। किसके साथ हम कंपेयर करें कि रेन ऐसा बोल रही है कि मैं जैसे पोम होती है वैसे ही मैं हूँ। द वॉइस ऑफ द रेन, जिसको हमने पहले भी पढ़ा था कि वॉइस ऑफ द रेन क्या है, एक मेटाफर है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनडायरेक्टली हम ह्यूमंस को रेन के साथ कंपेयर करें। जैसे रेन कुछ, जैसे हम लोग कुछ बोलते हैं वैसे यहाँ पर रेन भी कुछ बोलना चाहती है। रेन कुछ बता रही है अपने बारे में, अपनी पूरी जर्नी के बारे में, अपनी इंटायर लाइफ साइकिल के बारे में हमें बता रही। तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, मेटाफर के हैं। नेक्स्ट कम्स द हाइपरबोले। हाइपरबोले क्या होता है, एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट। बहुत ही बड़ा चढ़ा के जब हम चीजों को बताते हैं उसको एग्जैजरेशन बोलते हैं। sorry, exaggerated statements or claims not meant to be taken literally. Example, bottomless sea. जो मैंने आपको बोला था कि इसको मार्क करना, इसको ध्यान रखना, bottomless sea. अब कैसा सी कोई हो सकता है जिसका बॉटम ही ना हो, जिसका कोई डेप्थ ही ना हो? डेप्थ होगी, डीप, बहुत डीप होगा माना है, बट कहीं ना कहीं तो बॉटम होगा। लेकिन वो क्या बोल, ऐसा इसको बॉटम ही नहीं है। सो दैट इज, इतना भी मत बोलो ना बड़ा चढ़ा के, दैट इज एग्जैजरेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपरबोले।
only, right? So now we come with the few more devices used in the poem, that is alliteration. Alliteration हम पहले भी पढ़ चुके हैं, repetition of first alphabet in a word. जब एक word में first alphabet एक्सेप्ट वावल्स जब ये रिपीट होता है, मतलब ए ई आई ओ यू को छोड़कर बी सी डी एफ जी एच के ये वाले अल्फ़ाबेट्स अगर रिपीट होते हैं हर वर्ड के स्टार्टिंग में, तो उसको हम अलिट्रेशन बोलते हैं. देख लेते हैं कैसे. सेट टू द सॉफ्ट फॉलिंग शार, एस एस एस, तो ये वाला जो सीक्वेंस आ रहा है एस का, इसको हम क्या बोल देंगे, अलिट्रेशन. नेक्स्ट कम्स द इमेजिनरी. तो इमेजिनरी तो समझ में आ रहा है, इमेजिन करिए, विजुअल करिए कि ऐसा ऐसा हो रहा है. So that is all visual description of something. Example, soft falling shower. तो जब हमने बोला कि जब हम बात कर रहे थे, जब पोएट हमारे बात कर रहे थे रेन से बोलते हैं हु आर यू, तो किससे बोले, टू द सॉफ्ट फॉलिंग शार. तो सॉफ्ट फॉलिंग शार यहाँ पर वो रेन भी बोल सकते थे, बट वो इमेजिन कर रहे थे वो शांति से आने वाली बिल्कुल शार जैसी वो जो नीचे गिर रही है वो उससे पूछ रहे थे. तो इमेजिनेशन, बिकॉज पोएट्स आर कंसिडर्ड टू बी वेरी एक्सट्रीम गुड इन इमेजिनेशन. तो यहाँ पर इमेजिनेशन का यूज़ किया गया उस विजुअल डिस्क्रिप्शन को वर्ड्स देके समझाया, दैट इज द सॉफ्ट फॉलिंग शार. नाउ then comes the last two poetic devices, जिसमें एक क्या है, पैरेललिज्म, या फिर इसको सिमिली भी बोल सकते हैं. हमने अभी मेटाफर देखा था, अब हम सिमिली देखें. सिमिली क्या होता है, एज वाइट एज स्नो, एज वाइट एज मिल्क. तो हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से कंपेयर करते हैं या दो चीज़ों को हम पैरेलली कंसीडर करते हैं, तो उसको पैरेललिज्म भी बोला जा सकता है, उसको सिमिली भी बोलते हैं. द कंपैरिजन ऑफ वन थिंग विद अनदर थिंग ऑफ अ डिफरेंट काइंड यूज्ड टू मेक अ डिस्क्रिप्शन मोर एम्फैटिक, एम्फसाइज करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, बोल्ड बताने के लिए, डोमिनेटिंग बताने के लिए हम यूज करते हैं ऐसे पोएटिक डिवाइसेस. एग्जाम्पल, इन द लास्ट टू लाइन्स द पोएट हैज ड्रॉन अ पैरेलल बिटवीन द रेन एंड द सॉन्ग ऑफ अ पोएट. जब हम पोम की लास्ट टू लाइन्स देखेंगे तो वहाँ पे क्या सिमिली यूज करा है कि वहाँ पर रेन ऐसा बोलती है पोएट से कि जैसे मैं अपने ओरिजिनेट से मैं अपने सोर्स से ओरिजिनेट होती हूँ और अपना इनिशियल पर्पस, मेरा जो मेजर पर्पस है, जो मेरी ड्यूटीज़ हैं उनको मैं फुलफ़िल करती हूँ. अर्थ पे जाती हूँ, क्लीन करती हूँ, प्योरीफाई करती हूँ, ग्रीन करती हूँ, लेव करती हूँ, चीज़ों को वॉश करती हूँ और फिर घूम के अपने सोर्स पे वापस आ जाती हूँ. और ऐसा ही बोला गया है कि जो पोएट होते हैं उनकी जो पोम्स होती हैं, जो पोएट्री होती है, वो भी यही काम करती है, जिसको यहाँ पे सिंगर सॉन्ग से कंपेयर किया गया. तो जो सॉन्ग होता है एक सिंगर से ओरिजिनेट होता है, अलग अलग ऑडियंस के पास जाता है, अलग अलग लोगों के पास जाता है, लोग अलग अलग तरीके से उसको सुनते हैं. कोई खुश होता है, कोई बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, मस्ती में झूमने लग जाता है, कोई एक एक वर्ड से बह जाता है, लाइक फीलिंग्स में, भावनाओं में बह जाता है सिंगर की, और कुछ उसको क्रिटिक करते हैं एट द सेम टाइम, और कुछ लोग सजेशन करते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें होने के बाद जो भी क्रेडिट है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, सारा वापस अपना सिंगर के पास आ जाता है या पोएट के पास आ जाता है. तो दोनों अपनी जर्नी को सेम वे में कंटिन्यू करते हैं. तो यहाँ पर पैरेललिज्म यूज किया पोम की लास्ट टू लाइंस में, या फिर हम सिमिली भी बोल सकते हैं, बिकॉज सिमिलैरिटी डिस्कस की गई. लास्ट कम्स विद द एंटीथेसिस, और इसको हम ऑक्सीमोरॉन भी बोलते हैं. ऑक्सीमोरॉन क्या होता है, ऑपोजिट. एंटी का मतलब उल्टा होता है, तो एंटीथेसिस जो ऑपोजिट वर्ड्स इकट्ठे यूज करे गए हैं उनको हम एंटीथेसिस या ऑक्सीमोरॉन बोलेंगे. ऑपोजिट ऑन सेम line. Example, day and night, दिन और रात. दिन मतलब शनि और रात मतलब बिल्कुल डार्क बताने के लिए रेग्ड और अनरेग्ड. कोई उसको कंसिडर करे या कोई कंसिडर ना करे, नॉलेज करे या एक्नॉलेज ना करे. तो ये जो ऑपोजिट वर्ड्स इकट्ठे यूज करे गए ये ऑक्सीमोरॉन के एग्जाम्पल. सो here we end with the discussion of the entire poem with the literary devices used. अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ द पोम, बट पहले हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं और फिर आगे प्रोसीड करेंगे. सो कंक्लूजन इज, थ्रू द वॉइस ऑफ द रेन the writer wants to portray the life of a rain and how it is like a song. तो इस पोम के थ्रू हम ये क्या, इसको पढ़ने के बाद हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो वॉइस ऑफ द रेन है इसको ये क्या पोर्ट्रे करा गया, दिस इज द लाइफ ऑफ अ रेन. ये रेन की लाइफ साइकिल है विच इज जस्ट सिमिलर टू अ
लाइक अ सॉन्ग, जैसे कि सॉन्ग की एक लाइफ साइकिल होती है, एक जर्नी होती है, जस्ट लाइक इज द रेन साइकिल और वाटर साइकिल। तो यहाँ पे हमें कंक्लूजन में दोनों चीज़ों के बीच में सिमिलैरिटी बताइए, दो साइकिल्स को कंपेयर किया। नाउ वी गो विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द पोम। देयर आर टू वॉइसेस इन द पोम, who do they belong to, which line indicate this। अब क्या पूछा है पहले क्वेश्चन में, दो वॉइस हैं इस पोम में, दो आवाज़ हैं, किस किस की हमने डिस्कस करी थी। पहली तो ऑफ कोर्स किसकी आवाज़ है, रेन की आवाज़ है, वॉइस ऑफ द रेन, वो बोलती है कि आई एम द पोम ऑफ द अर्थ। तो दूसरी किसकी है, लेट्स रीड, हु डू दे बिलोंग टू, वो दोनों किसको बिलोंग करती हैं, विच लाइन्स इंडिकेट दिस। और ये हमें कहाँ से पढ़ के पता चला, द टू वॉइसेस इन द पोम आर द वॉइस ऑफ द रेन एंड द वॉइस ऑफ द पोएट। एक तो रेन की आवाज़ थी जो बोलती है कि आई एम द पोम ऑफ द अर्थ, और दूसरी आवाज किससे बात कर रही थी, इट वाज अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन द टू। किसके बीच में था, रेन के बीच में और पोएट के बीच में। तो एक आवाज पोएट की थी और एक आवाज रेन की थी और दूसरी आवाज पोएट की थी। सो the lines which indicate the voice of the rain are, I'm the poem of earth, said the voice of the rain, and the lines which indicate the voice of the poet are, Who art thou, तुम कौन हो। ये कौन बोलता है, पोएट बोल रहा है, किससे, रेन से। तो रेन आंसर करती है, आई एम द पोम ऑफ द अर्थ, सेड टू द सॉफ्ट फॉलिंग शार। अभी किसको बोल रहे थे, सॉफ्ट फॉलिंग शार को पोएट जब बोल रहे थे कि तुम कौन हो, हु आर्ट दो। तो ये हु आर्ट दो ये हमारी पोम में एज इट इज यूज किया गया, जो कि आर्किक वर्ड्स हैं, जिसको हम कन्वर्ट करके क्या समझते हैं, इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है, हु आर यू, तुम कौन हो। तब रेन आंसर करती है, तो हम सुनते हैं वॉइस ऑफ द रेन, और ये था वॉइस ऑफ द पोएट। तो रेन कैसे रिप्लाई करके बोलती है, आई एम द पोम ऑफ द अर्थ, राइट। Now comes the next question. There is a parallel drawn between rain and music. Which words indicate this? Explain the similarity between the two. There is a parallel between rain and music. Rain और music को compare किया, पूरी poem है इसके बारे में, rain और song, rain और poem को compare किया गया है, simile का use किया गया था। क्यों, जैसे rain की life cycle होती है वैसे poem की भी होती है। Now let's try to read and understand. The following words or phrases indicate the parallel between rain and music. I'm the poem of the earth. तो यहाँ पे किसके बीच में ये क्या बताया गया, the following phrases indicated the parallel between rain and music. तो यहाँ पे ये क्या है, music, और यहाँ पे क्या है, rain। तो poem of earth, तो बता रहे हैं कि poem of earth मतलब जो rain है वो अपने आप वो समझ रही है अपने आप को जैसे कि poem है, तो parallel हो गई दोनों चीज़ें। Eternal I rise, impalpable out of land, and the bottomless sea. अभी क्या बोले, जितनी ज़्यादा मैं जाती हूँ, impalpable out of land and the bottomless sea, मैं कहाँ से आती हूँ, लैंड से जाती हूँ, और बिल्कुल bottomless sea से भी जाती हूँ मैं, impalpable, eternal I rise, जितनी ऊपर मैं जाती हूँ। और for song duly with love returns, और यहाँ पर ये अभी तो क्या चल रहा था, रेन चल रही थी, और यहाँ पे एकदम से song for song duly with love returns, और जैसे कि poem जैसे कि रेन रिटर्न होके अपने ओरिजिनल सोर्स पे आ जाती, वैसे ही एक सिंगर का सॉन्ग भी लोगों से पास होता हुए वापस उस सिंगर के पास आ जाता है, जो उसकी बर्थ प्लेस होती है, जो उसकी ओरिजिनेट प्लेस होती है, जहाँ से वो ओरिजिन होती है। सो बोथ ओरिजिनेट फ्रॉम अ सोर्स, राइज अप, रीच फुलफिलमेंट, वॉन्डर अबाउट वेदर केयर्ड अबाउट और नॉट, एंड फाइनली रिटर्न टू सोर्स ऑफ ओरिजिन विद लव। उनको लोगों से कोई परवाह नहीं होती, कोई उनको अप्रिशिएट करे या कोई उनको निगेट करे, कोई उनको क्रिटिक करे। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द पीपल अराउंड वो अपना पर्पस फुलफिल करती है और वापस अपने सोर्सेस पर आ जाती है। दिस इज द परफेक्ट सिमिलैरिटी ड्रॉन विद पोएम एंड रेन। नाउ moving with the last question of the poem, why are the last two lines put within brackets? तो last की जो दो lines है poem में, उनको bracket में क्यों रखा गया, तो जल्दी से देखते हैं what is the purpose. So the last two lines contain a comment about music and its cycle. These differ from the first 9 lines. अब जो पूरी line है उसके बारे में क्या बताया है, poem ने अपने बारे में, अपनी life journey के बारे में बताया और उसको compare करा है किससे, एक पोम से, एक
पोएट एक सॉन्ग से कंपेयर करा, सिंगर के सॉन्ग से, या पोएट के पोम से कंपेयर करा. सो दीज डिफर फ्रॉम द फर्स्ट 9 lines. The first 2 lines are the voice of the poet, whereas lines 3 to 9 are spoken by Rain. The cycle of a song is put within brackets to mark the difference in speakers but similarity in content. तो शुरुआत की जो लाइन थी वो किसकी थी? वॉइस ऑफ द पोएट. जब बोलता है हु आर यू टू द सॉफ्ट फॉलिंग शार, तो ये कौन पूछ रहा था? ये पोएट पूछ रहा था. और जहाँ से आंसर जहाँ से रेन रिप्लाई करती है पोएट को फ्रॉम लाइन 3 और पूरा एंड तक 9 लाइन्स की पूरी पोम है. तो 3 से लेके 9 तक 6 लाइन्स में जो रेन रिप्लाई करती है पोएट को, कहाँ से स्टार्ट होता है? आई एम द वॉइस ऑफ द आई एम द पोम ऑफ अर्थ. यहाँ से लेके 9th लाइन तक ये पूरा रिप्लाई है पोएट को, जिसमें रेन बताती है अपने एंटायर जर्नी के बारे में. अब लास्ट में क्यों ब्रैकेट में रखा? बिकॉज द साइकिल ऑफ सॉन्ग, अब फर्स्ट 2 लाइन्स वॉइस ऑफ द पोएट और 3 से लेके 9 तक जो 6 लाइन्स थी वो किसकी थी? वॉइस ऑफ द रेन. अब लास्ट में ब्रैकेट में 2 लाइन्स आती तो वो बता रहे द साइकिल ऑफ अ सॉन्ग इज पुट विद इन ब्रैकेट्स. अब साइकिल ऑफ अ सॉन्ग, अभी तो पूरे रेन की साइकिल पता चली, फिर लास्ट में सॉन्ग पे आ गए जो पोएट का था. स्टार्टिंग में सिंगर से जो कंपेयर करा, सिंगर का जो सॉन्ग होता है उसको इससे कंपेयर करा इमीडिएट 6 लाइन से. तो इसीलिए उसको ब्रैकेट में डिस्टिंग्विश करने के लिए रखा ताकि क्लैरिटी बनी रहे. साइकिल ऑफ द सॉन्ग इज पुट विद इन ब्रैकेट्स टू मार्क द डिफरेंस इन स्पीकर्स. कि यहाँ पे सिंगर का सॉन्ग था, वहाँ पे रेन थी, वहाँ पे रेन साइकिल थी, और यहाँ पे सॉन्ग है तो सॉन्ग की साइकिल बताई, वहाँ पे रेन की साइकिल बताई. बट व्हाट इज सेम कि दो जो साइक्लिक मैनर है, जो नेचर है, जो पर्पस है, वो बिल्कुल सेम है. तो बताने के लिए डिफरेंस इन स्पीकर्स बट सिमिलैरिटी इन कंटेंट, ये बताने के लिए उन्होंने लास्ट चीज को ब्रैकेट में रखा, and also for the clarity purpose. So now with these words we end with the question and answers, and now I hope that the entire poem's journey was very fruitful to you and hope you learned the entire poem's message. And now to know more about various courses regarding the different subjects and different universities, please do refer our official website by the name www.stepupacdmy.ind.in. So thank you very much for viewing the channel.